आज की क्लास में, और आज की जो आपकी क्लास है वो थोड़ा बेस फॉर्म करेगी आने वाली अगली क्लास के लिए। ठीक है, तो अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली आई ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर। द डॉपलर इफेक्ट हम बाद में कवर कर लेंगे। अगली क्लास में आपका स्टैंडिंग वेव्स और बीट्स वाला पार्ट करवा के आई ट्राई कि ये चैप्टर खत्म हो जाए। आज की क्लास में हम 3-4 चीजों के बारे में बात करेंगे। एक तो वी विल टॉक अबाउट स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, जो हम पिछली क्लास में भी टॉपिक पढ़ रहे थे उसी टॉपिक को आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे कि जो ट्रैवलिंग वेव होती है उसकी स्पीड कितनी आती है। ठीक है, so that is the first topic which we will discuss. We will also talk about principle of superposition of waves. So this is one of the important topics in this term, क्योंकि principle of superposition के बाद हम reflection पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, और ये जो स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट है, बीट्स का कॉन्सेप्ट है, ये 3-4 चीजें आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूजुअली आपका जो स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव होती है उससे आपका इस वाले चैप्टर में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। बीट्स वाला टॉपिक मुझे लग नहीं रहा आज हम कर पाएंगे, देखेंगे, बाकी अगर कवर हो जाए तो वो भी कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास में आइडियल एम है कि यहाँ तक हम कवर कर पाए, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव तक। ऑलराइट, इसके बाद अगली क्लास में हम स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव और बीट्स डिस्कस करेंगे, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर। फिर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने रह जाएंगे। So before moving to what we have to study in today's class, let us quickly recapitulate what we have already studied in the last class. ठीक है, क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने अलग पिछली वाली क्लास में पढ़ा था। तो सबसे पहले तो हमने y का एक्सप्रेशन निकाल लिया था बेटा। क्या आया था y का एक्सप्रेशन? a साइन ऑफ kx प्लस माइनस ओमेगा t प्लस माइनस फाई नॉट। दिस वाज द एक्सप्रेशन वी ऑब्टेन्ड फॉर y। यस मैम। राइट, इसमें हमने फिर सारे के सारे अलग अलग पैरामीटर्स भी पढ़े थे, है ना बेटा? सारे के सारे अलग अलग पैरामीटर्स भी पढ़े थे हमने कि ए जो होता है वो आपका एम्पलीट्यूड होता है ना? ये हमने पढ़ा था कि ए जो होता है वो आपका एम्पलीट्यूड होता है। के जो होता है वो आपका हमने पढ़ा था वेव नंबर होता है। के इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। दैट इज व्हाट वी स्टडीड कि हाँ मैम के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा आता है। ओमेगा हमने देखा ही था, के की वैल्यू आई थी 2 पाई अपॉन लैम्डा, दैट वाज माय वेव नंबर। ओमेगा की वैल्यू हमें पता है मैम 2 पाई/t आती है। फाई नॉट जो होता है वो फेज कांस्टेंट होता है। ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये हमारी फेज के बराबर होती है। दिस एंटायर थिंग इज फेज। ऑलराइट, फिर हमने ये भी देखा था कि वेलोसिटी क्या होती है इस केस में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी को हमने लिखा था एज ओमेगा/k, है ना? और अगर हम लैम्डा और टाइम पीरियड के टर्म्स में इसको लिखें, सो वी कैन आल्सो राइट इट एज लैम्डा डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। इसको तो ऐसे याद कर लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, लैम्डा आपका डिस्टेंस है, टाइम पीरियड आपका टाइम है, तो हो गया ना लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड। एंड आई कैन आल्सो राइट इट एज लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, है ना बेटा? इसको मैं लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी लिख सकती हूँ। इज दैट यस ओके? मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, तो ये तो चीज हमने पढ़ ली थी। और क्या पढ़ा था? एक और चीज हमने पढ़ी थी कि ये जो आपकी वेलोसिटी होती है, अगर मैं मैकेनिकल वेव के बारे में बात करूं, ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल वेव, तो आपकी मैकेनिकल वेव जो भी ट्रैवल कर रही है वो ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से ट्रैवल कर रही है ना? आपकी जो मैकेनिकल वेव है जो सिस्टम के अंदर आगे चल रही है, इट इज ट्रैवलिंग बिकॉज ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स। अब ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल आपकी स्ट्रिंग के ऊपर भी हो सकती है, वहां पे भी आपके पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। अगर मैं साउंड की बात कर रही हूँ तो वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, बट दोनों सिचुएशंस में काम तो आपके पार्टिकल्स ही आ रहे हैं ना। तो मैकेनिकल वेव जो होती है, इट डिपेंड्स ऑन इलास्टिक एंड इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम एज वेल। हाँ बेटा, वाटर वेव का एग्जांपल ले लो, वाटर पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, वाटर के पार्टिकल्स ही तो घूम रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आपकी ये जो वेव होती है ये इलास्टिक और इनर्शियल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। इलास्टिक प्रॉपर्टीज माने बल्क मॉडुलस पे डिपेंड कर लेगी भाई, यंग्स मॉडुलस पे डिपेंड कर रहेगी, इन सब चीजों पे डिपेंड करती है आपकी वेव। इनर्शियल प्रॉपर्टीज का मतलब, जैसे अगर मैं किसी स्ट्रिंग की बात कर रही हूँ, किसी रोप की बात कर रही हूँ, तो उस सिचुएशन में आपका लीनियर मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, एक आपके पास लीनियर मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उस पे आपका इनर्शियल प्रॉपर्टीज पे आपकी जो मैकेनिकल वेव की वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत है, तो वो मीडियम की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करेगी। ये भी हमने पिछली क्लास में कवर किया था। इज दिस ओके गाइस? क्लियर है बेटा यहां तक? यस मैम। यस मैम, वेरी गुड। तो अब इसके जो एक्सप्रेशंस हैं हमें वो पढ़ने हैं।
ठीक है बेटा, तो इनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल एक्सप्रेशंस हैं, 3-4 एक्सप्रेशन है वो आप लिख सकते हो, कोई एज सच डेरिवेशन नहीं है इनकी। इसके जो एक्सप्रेशंस है वो हम डायमेंशनल एनालिसिस का जो तरीका होता है उसी से डिटरमिन करते हैं। ठीक है, डायमेंशंस में देखा था ना हमने कि आप फॉर्मूला निकाल सकते हो अगर आपको डायमेंशंस पता है और पता है कि क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है, तो उससे हम इसका एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो हमें पता है कि ये ऐसे दीवार है, रिजिड दीवार है, उससे अगर हमने कोई स्ट्रिंग लगा रखा है तो आपकी जो ट्रांसवर्स वेव बन रही है ना, स्ट्रिंग के केस में हमने पढ़ा था ना कि ट्रांसवर्स वेव बनती है, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है आपकी, जो आपकी वेलोसिटी रहती है। फर्स्टली इट डिपेंड्स ऑन द टेंशन। ठीक है, वेलोसिटी जो होती है वो आपकी टेंशन पे डिपेंड करती है, जो मैंने यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट कर रखा है। एंड वेलोसिटी आपकी लीनियर मास डेंसिटी पे डिपेंड करती है, लीनियर मास डेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो बेटा लीनियर मास डेंसिटी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी? लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, जो भी आपका स्ट्रिंग का मास है उसको आप लेंथ से डिवाइड कर दो तो आपके पास लीनियर मास डेंसिटी आ जाएगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा तो ये आप डायमेंशन से सॉल्व करोगे कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालो, वो आता है अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। कैसे आता है? वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? L2 मैम minus L2 one. minus one. वेरी गुड, m0 l1 t रेज टू -1। ये वेलोसिटी की हो गई। टेंशन की क्या होती है? टेंशन की बताओ। मैम MLT minus 2. M1 L1 T L1 L2 T minus of 2. हाँ, L2 नहीं बेटा, L1 मास इनटू एक्सेलरेशन होगी ना, टेंशन आपकी फोर्स ही तो होती है। ठीक है, और लीनियर मास डेंसिटी की तो सबसे सिंपल है, m/l, है ना। तो लीनियर मास डेंसिटी की डायमेंशन कितनी आ गई? m1 l रेज टू -1। तो अब यहाँ पर अगर किसी बच्चे को याद है जिसने यूनिट्स और डायमेंशंस चैप्टर पहले थोड़ा ढंग से पढ़ा था, हम कुछ ऐसा करते हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t रेज टू a म्यू रेज टू b, और फिर यहाँ पर जो डायमेंशंस हैं वो पुट इन करके a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। याद है ये? Yes मैम. Yes, ठीक है बेटा, ठीक है। तो जब आप ये एनालिसिस करोगे आपके पास a की वैल्यू आएगी आधी और b की वैल्यू आएगी -आधी। ठीक है, तो यहां से आपके पास डायरेक्टली वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाता है अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू। ऑलराइट, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। अगर आपकी वो स्ट्रिंग के अंदर चल रही है, ट्रांसवर्स वेव है, स्ट्रिंग के अंदर मूव कर रही है, तो इस तरीके से आप उसकी वेलोसिटी को लिखते हो। ठीक है, इसको निकाल लोगे बेटा, कोशिश कर लोगे निकालने की? Yes Yes. मैम. आगे मैम. चलो। Yes मैम. ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब हमने ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात करी थी, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब स्पीड ऑफ साउंड के बारे में बात करते हैं। इसका एक्सप्रेशन वैसे हमने पहले भी लिखा था कि अंडर रूट ऑफ प्रेशर अपॉन रो आता है, उस सेंस में हमने लिखा था, बट यहाँ पर हम फॉर्मूला भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास आ रहा है और ये कौन कौन से एक्सप्रेशन आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप सोचो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल कैसे करती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर किसी मटेरियल से वो ट्रैवल कर रही है तो कुछ कंप्रेशन होता है, कुछ रेयर फ्रैक्शन होता है ना। आपका जो पार्टिकल है वो वेव की डायरेक्शन में ही ऑसिलेट कर रहा है, तो कुछ एरियाज में कंप्रेशन हो रहा है, कुछ एरियाज में रेयर फ्रैक्शन हो रहा है ना। मतलब देयर इज सम चेंज इन वॉल्यूम विच इज टेकिंग प्लेस, और क्योंकि ये चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, कुछ चेंज इन प्रेशर भी हो ही रहा होगा, है ना, क्योंकि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन से आपकी वेव ट्रैवल कर रही है ना। सो देयर इज सम चेंज इन वॉल्यूम टेकिंग प्लेस, देयर इज सम चेंज इन प्रेशर व्हिच इज टेकिंग प्लेस। तो इसलिए इस वाले केस में आपके पास जो डिपेंडेंस आ जाती है, डिपेंडेंस आ जाएगी बल्क मॉडुलस पे। ठीक है, डिपेंडेंस जो आ जाएगी वो आपके पास बल्क मॉडुलस पे आ जाएगी, और बल्क मॉडुलस का मतलब क्या होता है? व्हाट यू आर हैविंग इज चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। इज दैट मैम. ओके? Yes. ठीक है, एक तो आपके पास बल्क मॉडुलस की आ जाएगी। आई थिंक मेरी स्क्रीन रुकी हुई है, अभी विजिबल हो गया होगा एक्सप्रेशन। एक तो आपके पास बल्क मॉडुलस की डिपेंडेंस आ जाएगी। दूसरी डिपेंडेंस किस चीज की आएगी? अब अगर आपका जो मीडियम है उसके अंदर आपकी वेव ट्रैवल कर रही है, आपके पार्टिकल्स कभी वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, कभी वॉल्यूम कम हो रही है, कभी कंप्रेशन हो रही है, कभी रेयर फ्रैक्शन हो रही है, तो डेंसिटी भी तो चेंज हो रही है ना, डेंसिटी भी तो चेंज हो रही है मैम। तो इस सिचुएशन में आपकी जो वेलोसिटी है इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी एज वेल, कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मतलब रो पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, रो की वैल्यू आपको पता ही है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो बताने की भी जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर भी अगर आप सेम एनालिसिस करो, डायमेंशनल एनालिसिस करो, तो बताओ बल्क मॉडुलस की डायमेंशन कितनी होती है?
बल्क मॉडुलस की डायमेंशन क्या होती है बेटा? सोचो, बड़ा ही सिंपल एक्सप्रेशन आता है। बल्क मॉडुलस की डायमेंशन, उसके लिए सिर्फ प्रेशर की वो हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, बिल्कुल प्रेशर की डायमेंशन होगी इधर। क्यों होगी? क्योंकि ये जो डेल्टा वी अपॉन वी है वो तो डायमेंशनलेस हो जाएगा ना। राम मैम राम बेटा इसके लिए अमन, ml-1 t-2। वेरी गुड यार, इंटेलिजेंट बच्चे यार तुम लोग, ऐसे यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, गुड जॉब। ml-1 t-2 इसकी डायमेंशन हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चे ने बिल्कुल सही बोला कि बल्क मॉडुलस की जो डायमेंशन होती है वो प्रेशर की डायमेंशन आती है, कि डेल्टा वी अपॉन वी तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई, और प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। तो अभी फोर्स की लिखी थी, उसको एरिया से डिवाइड कर दो तो आपके पास यही आएगा। डेंसिटी की डायमेंशन लिखी दोगे, m1 l⁻³ t⁻0। ठीक है, और अगेन वेलोसिटी की डायमेंशन आप लोगों को पता है, वेलोसिटी की डायमेंशन, हाँ बिल्कुल सही बेटा, नितिका भी बिल्कुल सही बोल रही है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू स्टूडेंट्स। ठीक है, वेलोसिटी की डायमेंशन आ जाएगी l⁻1 t⁻⁻1। तो फिर से आप यहाँ पर वही सेम डायमेंशनल एनालिसिस अगर लगाते हो और लिखते हो कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखोगे? b⁻a ρ⁻b। ठीक है, तो अब आप फिर से यहाँ पर अपने ये जो डायमेंशंस है वो प्लग इन करो, इक्वेशन बन जाएंगी। m के ऊपर कुछ आएगा उसकी इक्वेशन बन जाएगी, दोनों साइड पे इक्वेट करना। l के ऊपर जो आएगा उसको इक्वेट करना, t के ऊपर जो आएगा उसको इक्वेट करना। इक्वेशन आपके पास बन जाएंगी तो आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो फिर से a की वैल्यू आपके पास हाफ आती है, b की वैल्यू आपके पास -½ आती है। a और b आपके कांस्टेंट है, कुछ ऐसा वो नहीं है, ये फॉर्मूला बन गया, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ से आप वेलोसिटी की वैल्यू लिख सकते हो √b/ρ। इज दैट ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, इन दोनों सिचुएशन में क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट भी आता है, बट उस कांस्टेंट को एक्सपेरिमेंटली निकाला गया और उसकी वैल्यू 1 है, तो आप लोगों का काम इजी हो गया। ठीक है बेटा, यस अब मैम। चलो, वेरी गुड, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब अगर आप किसी लीनियर मीडियम की बात कर रहे हो तब आपका एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर आप बल्क मीडियम की बात कर रहे हो तो उसमें तो चलो आपकी वॉल्यूम चेंज हो रही है। लीनियर मीडियम, अगर आपके पास कोई सॉलिड बार है तो उसके अंदर आपकी खाली लेंथ चेंज होती है। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा लीनियर मीडियम है जिसके अंदर जो लैटरल एक्सपेंशन है, ठीक है, लैटरल एक्सपेंशन जो भी हो रही है उस मीडियम में, दैट इज नेग्लिजिबल, लैटरल एक्सपेंशन इज नेग्लिजिबल। इफ देयर इज नो लैटरल एक्सपेंशन, तो इस सिचुएशन में बेटा आपका जो लीनियर मीडियम होता है वो सिंपल आपका सॉलिड बार की तरह बिहेव करता है। आपकी जो वेलोसिटी होती है वो बल्क मॉडुलस की जगह यंग मॉडुलस पे डिपेंड करती है, क्योंकि यंग्स मॉडुलस जो होता है उसमें हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। याद है ये चीज? Yes, ma'am. है ना, यंग्स मॉडुलस के केस में हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। तो आपकी जो वेलोसिटी होती है सेम एक्सप्रेशन रहता है, बस बल्क मॉडुलस की जगह यंग मॉडुलस आ जाता है। तो इसमें भी वैसे आप सेम डेरिवेशन कर सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो डायमेंशन होता है वो तो सेम ही होता है ना, बस बल्क मॉडुलस की जगह यहाँ पे आपका यंग्स मॉडुलस काम आ रहा है। इज दैट ओके? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए जहाँ पे न्यूटन जी का काम आ जाता है। तो आपको पता है कि न्यूटन ऐसे बढ़िया साइंटिस्ट है, उन्होंने आपकी जिंदगी में काफी ऐसे तहलका कर रखा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्होंने दे रखी हैं। ठीक है, तो ये आपका आइडियल गैस के केस में उन्होंने बोला जो वेलोसिटी होती है इट शुड बी √ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाय रो। ऑलराइट, उन्होंने ये ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने एक अजम्पशन ली। इस केस में ही कंसिडर एन अजम्पशन। उन्होंने क्या अजम्पशन ली? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बात हो रही है। उन्होंने बोला ये जो भी कंप्रेशन हो रहा है, रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, जो भी आपका चेंज इन प्रेशर हो रहा है, जो भी आपका चेंज इन प्रेशर हो रहा है, एंड यहाँ पे आपका चेंज इन वॉल्यूम भी हो रहा है, चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम जो हो रहा है दैट इज हैपनिंग इन एन आइसोथर्मल मैनर। ठीक है, तो यही बोला गया कि जो चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम हो रहा है वो आइसोथर्मल हो रहा है। तो उनकी यही अजम्पशन थी जिसके बेसिस पे उन्होंने ये जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव किया है। मैं एक बार आप लोगों को दिखा रही हूँ कि डिराइव भी कैसे किया उन्होंने। उन्होंने बोला कि जो भी चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम हो रहा है, जो आपकी कंप्रेशन में, रेयर फ्रैक्शन में, जैसे जैसे आपकी वेव ट्रैवल कर रही है, पार्टिकल्स आपके ऑसिलेट कर रहे हैं और कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हो रही है, तो उसके अंदर चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम उन्होंने बोला आइसोथर्मल है, टेम्परेचर सिस्टम का चेंज नहीं हो रहा, विच इज वेरी नेचुरल टू थिंक। तो इस सिचुएशन में हम एक्सप्रेशन जो हमारे पास वेलोसिटी का था उसको आप लिख सकते हो √ऑफ सम डिफरेंट बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय रो, है ना, वेयर बी आई इज बल्क मॉडुलस फॉर आइसोथर्मल। ठीक है, इधर आपका जो बी आई है वो कुछ डिफरेंट है, इट इज बल्क मॉडुलस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। इज दिस ओके? यस मैम।
ठीक है बेटा, तो ये सब बच्चों को समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अब ये मुझे याद दिलाओ कि आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रेशर वॉल्यूम वाली? आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या होती है बेटा? P is inversely proportional to V. वेरी गुड, P is inversely proportional to V, मतलब PV is equal to some constant. इजी पीजी, अरे PV is equal to nRT होता है ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो PV is equal to कांस्टेंट आ गया, क्या दिक्कत है? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ, मैं क्या लिखूंगी? P dV मस्ट बी इक्वल टू, नहीं चलो मस्ट बी इक्वल टू बाद में आएंगे, इसको मैं लिखूंगी P dV प्लस V dP मस्ट बी जीरो, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो, यहां पे मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया है ना बेटा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ दैट P dV इज इक्वल टू माइनस V dP, ठीक है। तो यहां से ना मेरे पास एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन आ रहा है। क्या एक्सप्रेशन आ रहा है? कि माइनस dP मल्टीप्लाइड बाय V डिवाइडेड बाय dV इज इक्वल टू प्रेशर। बेटा ये क्वांटिटी कुछ देखी देखी लग रही है, ये क्वांटिटी कुछ देखी देखी लग रही है, माइनस dP मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय dV। मैम बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉडुलस, तो यही तो आपका बल्क मॉडुलस है। तो आ गया एक्सप्रेशन, आ गया एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जब आप ये अज्यूम करते हो आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाता है, यहां से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आप जब निकालोगे तो ये आप बल्क मॉडुलस की जगह डायरेक्टली प्रेशर लिख सकते हो। इट कम्स आउट टू बी प्रेशर अपॉन रो। इज दैट ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, ये सबको समझ में आया स्टेप्स? ऑल राइट, वेरी गुड। युवराज भी यस बोल रहा है, बाकी बच्चे भी यस बोल रहे हैं, अच्छी बात है बेटा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट इसमें दिक्कत हो गई, ठीक है। न्यूटन भाई साहब गलत निकले। तो जब बाकी साइंटिस्ट ने बोला कि इसको वेरीफाई तो कर लो, ठीक है न्यूटन ने बोला है बट हम वेरीफाई तो कर ले, तो अब बाकी साइंटिस्ट ने वेरीफाई कर लिया। तो वेरीफाई करने पे उनको पता चला कि अगर मैं नॉर्मल एयर में भी स्पीड निकालने की कोशिश कर रही हूँ, प्रेशर मुझे पता है, डेंसिटी मुझे पता है, अगर मैं नॉर्मल एयर में नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने की कोशिश करती हूँ, तो बहुत ज्यादा एरर आ रहा है। जो मेरी वैल्यू है एक्चुअल में और जो मेरी वैल्यू इस एक्सप्रेशन से निकल के आ रही है, उसके अंदर आई थिंक 15% का एरर था। और 15% का एरर जो होता है ना, वो काफी बड़ा एरर होता है, उसको आप एक्सपेरिमेंटल एरर नहीं बोल सकते। थोड़ा बहुत एरर आता है आपका हर चीज में, हर फिजिक्स की कैलकुलेशन में, उसको हम एक्सपेरिमेंटल एरर बोलते हैं कि आप 100% परफेक्ट कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे 15% एरर था। तो इस केस में सब लोगों ने सोच लिया कि नहीं भाई कुछ गलत हो रहा है। फिर यहाँ पर आए लप्लास जी, ठीक है। लप्लास जी ने अपनी एक करेक्शन दी जिससे ये फॉर्मूला बिल्कुल सही हो गया। उन्होंने क्या बोला कि न्यूटन ने सब कुछ बिल्कुल सही बोला है कि हाँ यहाँ पर प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रही है, पूरी की पूरी डेरिवेशन भी बिल्कुल सही है। बस आइसोथर्मल की जगह जो प्रोसेस है वो हमें अज्यूम करनी है एडियाबैटिक, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या बोला? उन्होंने अज्यूम किया था कि जो चेंज इन प्रेशर है, चेंज इन वॉल्यूम है, दैट इज आइसोथर्मल। बट एक्चुअली लप्लास सेड दैट दिस चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम, जो ये चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम हो रहा है इज एडियाबैटिक, ठीक है। यहाँ पे हम आइसोथर्मल नहीं, इसको हम एडियाबैटिक इक्वेशन मानेंगे कि ये आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है। तो अब एडियाबैटिक प्रोसेस में और आइसोथर्मल में खाली पीवी का डिफरेंस होता है। उसमें पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट इक्वेशन आती है, यहाँ पर पीवी गामा कांस्टेंट इक्वेशन आती है। तो उसी डिफरेंस से हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इस सिचुएशन में वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ? अंडर रूट ऑफ बी ए अपॉन रो, वेयर बी ए इज द बल्क मॉडुलस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। वहां पे बी आई लिखा था, यहाँ पर मैं बी ए लिख रही हूँ क्योंकि बी ए आपका इज द बल्क मॉडुलस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। आई थिंक माई स्क्रीन इज स्टक, या फिर विजिबल है बच्चों? अभी विजिबल हो गई ना? यस ठीक है बेटा। तो अब हम यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह अगर प्रोसीड करते हैं, तो एडियाबैटिक की इक्वेशन, ये ऐसी कुछ इक्वेशन देखी है बचपन में, बचपन मतलब ऐसे कुछ 1 महीने Yes, पहले, ma'am. यस है मैम। ना, जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे। तो अब इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो डिफरेंशिएशन में पहले आप वॉल्यूम के टर्म्स में करोगे, डीवी लिख दोगे, प्रेशर के टर्म्स में लिख करोगे, पी लिख दोगे। तो अगर मैं वॉल्यूम के टर्म्स में कर रही हूँ तो क्या आ जाएगा? प्रेशर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय गामा है तो गामा बाहर, v रेज टू गामा माइनस 1 dv प्लस v रेज टू गामा कांस्टेंट dp मस्ट बी अ कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज व्हाट आई विल ऑब्टेन। नहीं, कांस्टेंट नहीं, जीरो वैल्यू आएगी क्योंकि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो हो जाती है। ये आ जाएगा मेरे पास।
ठीक है बेटा। अब यहां से ये v रेज टू गामा माइनस वन और यहां से v रेज टू गामा, इसमें से v रेज टू गामा माइनस वन वाली जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। आपके पास क्या बचेगा, p गामा dv प्लस v dp मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ p गामा dv इज इक्वल टू माइनस v dp। तो यहां से फिर से मेरे पास बल्क मॉडुलस का कुछ एक्सप्रेशन सा आ गया ना। मेरे पास क्या आ गया कि मैम माइनस वी डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू पी गामा। तो यही तो आपका बल्क मॉडुलस होता है, यही तो होता है आपका बल्क मॉडुलस। Yes, ma'am. ठीक है, तो आ गया फिर से हमारे पास वही एक्सप्रेशन वेलोसिटी का, बस गामा इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो यहां से मेरे पास वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन आ गया, वेलोसिटी का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया अंडर रूट ऑफ गामा मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर डिवाइडेड बाय रो। तो यही वेलोसिटी ऑफ साउंड आप लोगों ने ना देखी भी, और यही एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों को पहले नोट डाउन भी करवाया था। ठीक है, अगर बच्चों को याद होगा जब हम केटीजी पढ़ रहे थे तब केटीजी में मैंने ये एक्सप्रेशन लिखवाया था आप लोगों को कि हमने आरएमएस स्पीड देखी थी और मीन वाली जो वैल्यू होती है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है स्पीड की, वो हमने देखी थी। और उन सब के साथ मैंने ये वेलोसिटी ऑफ साउंड का भी एक्सप्रेशन लिखवाया था। कभी कभी ये भी कंपैरिजन में आ जाता है। क्लियर है बच्चों की वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे आई, इज दैट क्लियर? मैम इसका जो आपने वो पीवी गामा कांस्टेंट के बाद वाला जो स्टेप करा है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा बेटा, यहाँ पे मैंने सिंपल डिफरेंशिएशन करी है। ठीक है, तो जब आप डिफरेंशिएशन करते हो ना इस सिचुएशन में, तो हम किसी एक्स या फिर टाइम के टर्म में तो डिफरेंशिएट नहीं कर रहे। मेरा v भी वेरिएबल है, p भी वेरिएबल है। तो सबसे पहले मैंने v के टर्म्स में डिफरेंशिएट करा। अगर प्रोडक्ट रूल लगता है, अगर आपके पास कुछ a और b है, उन दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले a को डिफरेंशिएट कर लो, b को कांस्टेंट रखो, फिर b को डिफरेंशिएट करो, a को कांस्टेंट रखो, और इन दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ पर भी मैंने ये सेम चीज करी है बच्चा। मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर दिया। आपको पता है अगर आपके पास x रेज टू कोई भी पावर है तो पावर को बाहर लिखो, वो वेरिएबल लिखा रेज टू पावर माइनस वन, है ना। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा p मल्टीप्लाइड बाय गामा v रेज टू गामा माइनस वन dv। ऑलराइट, प्लस Yes. अब v रेज टू गामा मैंने कांस्टेंट रखा, प्रेशर को अगर डिफरेंशिएट करूंगी तो मेरे पास dp आएगा। ठीक है बच्चा, Yes, मैम। समझ में आ गया ये स्टेप बेटा? इसके बाद बस मैंने सिंपल मैथ्स करी है कि वी रेज टू गामा माइनस वन वाला फैक्टर मैंने कट कर दिया। मतलब अगर पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे ना वी रेज टू गामा माइनस वन से, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे आपके पास खाली वन बच जाएगा फिर। ओके मैम, समझ आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम, वेरी गुड। तो एक नोट बना लो, ये बढ़िया नोट है बेटा आपका। ठीक है, अच्छा आप लोग ये मुझे बताओ कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, स्पीड ऑफ साउंड होती है वो एयर में ज्यादा होती है या सॉलिड में ज्यादा होती है? मैम सॉलिड में ज्यादा होती है। बिल्कुल सही, हमने यही चीज पढ़ी आप लोगों ने कि इट इज ग्रेटर इन सॉलिड्स एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड एज कंपेयर टू गैसेस। बट ऐसा क्यों हो रहा है? अभी हमने पढ़ा कि वॉल्यूम वॉल्यूम बोल रही हूँ, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ पी गामा अपॉन रो, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वरना अगर हमें इसको ऐसे नहीं लिखना तो हम इसको बल्क मॉडुलस के टर्म्स में भी तो लिख सकते हैं। बल्क मॉडुलस के टर्म में हमने लिखा था बी अपॉन रो, है ना बेटा। यस मैम। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? जब ये इनवर्सली डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो सॉलिड्स की डेंसिटी तो सबसे ज्यादा होती है, तो वॉल्यूम वेलोसिटी कम नहीं होनी चाहिए। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ बल्क मॉडुलस, क्योंकि सॉलिड्स के केस में बल्क मॉडुलस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए सॉलिड्स के केस में वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहती है। लिक्विड्स के केस में फिर भी बल्क मॉडुलस ज्यादा होता है, तो इसलिए लिक्विड्स के केस में उससे कम और गैसेस के केस में सबसे कम। ठीक है, सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ बल्क मॉडुलस। ठीक है, डेंसिटी का तो एक्सप्रेशन अलग है ही है, बट सॉलिड्स के केस में जो बल्क मॉडुलस रहता है दैट इज वेरी वेरी बिग एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। इज दैट ओके गाइस? ठीक है, तो Yes. बल्क मॉडुलस फॉर सॉलिड्स जो होता है इट इज वेरी बिग, इज वेरी लार्ज, सो दैट इज व्हाई दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इज हैपनिंग। ठीक है, चलो बच्चों का ऐसे थम्स अप आना शुरू हो गया, वेरी गुड। एक और चीज जो थोड़ा सा पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है आप लिख सकते हो कि जो ये स्पीड ऑफ साउंड रहती है ना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती, इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपकी कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, उस पर ये डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? सबसे पहले ये बताओ। Yes, ma'am. Yes. यस। ठीक है,
चलो अब थोड़े से हम फैक्टर्स पढ़ेंगे कि ये जो साउंड वाली चीज है, जो वेलोसिटी है, ये किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ये, ठीक है। टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होता है आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और क्यों होती है वो हम अभी देखते हैं। हमने देखा है कि वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो, राइट। सो आई कैन राइट रो एज मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी को क्या लिख सकती हूँ, गामा पीवी अपॉन एम, है ना। और हम यहाँ पे आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो आइडियल गैस के केस में आप लोगों को एक और चीज पता है, दैट पीवी इज इक्वल टू आरटी। एनआरटी लिख लो, आरटी लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा, अंडर रूट ऑफ आरटी मल्टीप्लाइड बाय गामा, गामा आरटी डिवाइडेड बाय मास। इज दैट ओके? Yes. तो यहाँ से आ गया ना हमारे पास डिपेंडेंस कि भाई वेलोसिटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि वेलोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, वेलोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो वेलोसिटी होती है साउंड की वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है बेटा, ये चीज क्लियर है? मैम लेकिन यहाँ पे हमने पीवी को Yes, ma'am. क्यों नहीं लिया? मतलब मतलब एन भी ले लो तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एन भी ले लोगे तब भी टेम्परेचर पे तो ये डिपेंडेंस आएगी ना। अगर 1 मोल की बात कर ली यार यहाँ पे मैंने, क्या दिक्कत हो गई? ओके मैम। ठीक है, अगर आप एन भी लोगे तब भी हमें तो टेम्परेचर डिपेंडेंस देखनी है, ये बाकी सारी तो चीजें कांस्टेंट है ना। आप एन भी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, वरना मैं ये मास को कुछ और लिख दूंगी, ये मास को मैं मोलर मास टाइप कंसीडर कर लूंगी अगर मैं एन नहीं लिख रही तो। ठीक है बच्चा? यस ये मैम। वाला एक्सप्रेशन भी हमने वैसे पहले लिखा था, एक बार केटीजी में जाके देखना, जब रिवीजन क्लास चली थी तब करवाया था मैंने ये। अब आगे प्रेशर के बारे में बात करते हैं। तो प्रेशर का तो एक्सप्रेशन वैसे आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी जो है इट इज इक्वल टू व्हाट, हमने अभी पढ़ा था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, तो यहां से सब बच्चे नेचुरली बोल सकते हैं कि अगर आपका प्रेशर चेंज होता है तो वेलोसिटी डायरेक्टली चेंज होती है। बट यहाँ पर भी एक थोड़ा सा स्पेशल केस आ जाता है। स्पेशल केस कैसे आता है कि अगर मैं यहाँ पर भी डेंसिटी को लिख देती हूँ मास अपॉन वॉल्यूम, तो मेरे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ गामा पीवी अपॉन रो। इज दैट ओके? ठीक है, तो अगर मेरे पास स्पेशल केस है आइसोथर्मल प्रोसेस का, अगर मेरे पास आइसोथर्मल प्रोसेस का स्पेशल केस है तो उस केस में पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है। ठीक है, उस केस में आपका पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है। तो ये एक स्पेशल केस है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन प्रेशर। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रेशर चेंज कर रहे हो तो आपकी डेंसिटी भी उसी हिसाब से चेंज होगी कि आपकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। इज दिस ओके गाइस? वैसे तो अगर आपका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब चेंज हो रहा है तो आपकी चेंज होएगी ये वेलोसिटी। बट अगर आपके पास स्पेशल केस है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो सिंस पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज व्हाई वेलोसिटी विल नॉट चेंज, वेलोसिटी विल नॉट बी इंपैक्टेड। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। एक लास्ट फैक्टर और पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे अगले टॉपिक पे चलेंगे। आज क्वेश्चंस थोड़े कम करेंगे, क्वेश्चंस हम बाद में सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के। अभी वी विल फोकस ऑन कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। ठीक है, फिर जब रिवीजन क्लासेस वगैरह चलेंगी तब हम बढ़िया से इस क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ऑलराइट, अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वरना ना वेव का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता बच्चों को तो फायदा नहीं रहता कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते ना, कॉन्सेप्ट समझ नहीं है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर हम क्वेश्चन थोड़े ज्यादा सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमिडिटी, कि एक स्पीड ऑफ साउंड जो होती है इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय ह्यूमिडिटी। कैसे? ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है? Moisture. वेरी गुड, मॉइस्चर इन एयर। मॉइस्चर इन एयर का क्या मतलब हो गया कि देयर इज सम वाटर वेपर इन द एयर, है ना, वाटर वेपर इन द एयर है। तो अगर आपका वाटर वेपर इन एयर आता है ना, उससे होता क्या है, इट चेंजेस द डेंसिटी, चेंजेस द डेंसिटी। ठीक है, तो अगर आपकी एयर ह्यूमिड है, अगर आपकी एयर मॉइस्ट है, तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो चेंज हो जाती है। एंड इट इज एक्चुअली ऑब्जर्व कि डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, ठीक है, अगर आपकी एयर मॉइस्ट है तो उसकी जो डेंसिटी होती है इट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ एयर इटसेल्फ। ठीक है बेटा, तो क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी आपका जो एक्सप्रेशन है अभी हमने देखा, इट इज अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो। वेलोसिटी आपकी डेंसिटी पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वेलोसिटी मॉइस्ट एयर में जो होती है,
ठीक है, मॉइस्ट एयर में जो साउंड की स्पीड है दैट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन एयर। स्टक है? अच्छा स्टक है, काफी देर से स्टक है ये तो। विजिबल है बेटा? ठीक है, मैं एक बार रिपीट भी कर देती हूँ। वाटर वेपर जो होता है ना एयर के अंदर, वो उसकी डेंसिटी को चेंज करता है, और एक्चुअल में मॉइस्ट एयर की डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, जो मॉइस्ट एयर की डेंसिटी होती है वो कम रहती है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ एयर। सो दैट इज व्हाई इस सिचुएशन में आपकी जो वेलोसिटी होती है मॉइस्ट एयर के केस में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर, या फिर इसको हम ड्राई एयर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम ड्राई एयर कहते हैं, उसको हम मॉइस्ट एयर कहते हैं। ठीक है बेटा, तो मॉइस्ट एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब जितनी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी उतनी वेलोसिटी भी इंक्रीज करती है। इज दिस ऑल्सो ओके? Yes, ma'am. पक्का? मैम Yes. अगर इसकी जगह पर अंडर रूट बल्क मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी होता तो भी सेम कंडीशन रहती। हाँ, तब भी सेम ही चीज होती ना, तब भी डेंसिटी पे फिलहाल डिपेंड कर रहा है ना। ठीक है बेटा, फिर एयर के बल्क मॉडुलस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, वॉल्यूम वगैरह के चेंज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट यहाँ पे डेंसिटी के अंदर जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से ये वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है बेटा? यस मैम। ऑलराइट, ये टॉपिक समझ में आया? इस टॉपिक में हमें स्पीड वाले टॉपिक में इतना ही पढ़ना है। मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है, जो डेरिवेशंस कुछ हैं भी नहीं आपके एनसीईआरटी वगैरह में, वो भी मैंने करवा दिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. All right, very good. So let's move forward. Now the next thing we want to talk about is principle of superposition of wave. So this is one of the most important topics of this particular chapter, क्योंकि इस वाले टॉपिक से ना आपका बीट्स का टॉपिक भी आता है, स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है, उसका टॉपिक आता है। तो ये टॉपिक समझना हमारे लिए जरूरी है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे खाली एक वेव की, अब बेसिकली वी विल टॉक अबाउट मोर देन वन वेव। ठीक है, अब हम एक से ज्यादा वेव के बारे में बात करेंगे। तो ये बड़ा ही सिंपल चीज है। ये बोलता क्या है, चलो वाइट से लिखते हैं, वाइट से बच्चों को आई थिंक अच्छे से दिखाई देता है। ये बोलता क्या है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा वेव है, उसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग वेव्स, है ना। अगर एक से ज्यादा वेव है तो उसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग वेव्स। सो दीज ओवरलैपिंग वेव्स विल एक्ट एल्जेब्रिकली। ठीक है, ये वाली जो आपकी वेव्स हैं, दे विल एक्ट एल्जेब्रिकली टू प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट वेव। ठीक है, जितनी ज्यादा वेव्स होंगी वो सारी एल्जेब्रिकली ऐड हो जाएंगी और आपके पास कुछ रिजल्टेंट वेव आ जाती है। सो लेट मी से दैट आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ वेव्स। ठीक है, मेरे पास y1 है एज सम f1 ऑफ x माइनस vt। ठीक है, इफ आई एम हैविंग y2 एज सम फंक्शन, सम अदर फंक्शन ऑफ x माइनस vt अगेन। ठीक है, इफ आई एम सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसी तरीके से ऐसे आगे कंटिन्यू कर देते हैं, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं हम। इसी तरीके से मेरे पास कुछ yn है, मेरे पास n वेव्स हैं इन टोटल जो ओवरलैप कर रही हैं, जिसको मैं लिख रही हूँ फंक्शन ऑफ n x माइनस vt। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या बोलता है कि जो रिजल्टेंट आपके पास वेव रहेगी, इट टॉक्स अबाउट रिजल्टेंट वेव। ठीक है, जो आपके पास रिजल्टेंट वेव रहेगी वहां पे y विल बी इक्वल टू व्हाट, y1 प्लस y2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ प्लस yn। तो सारी के सारी वेव्स को आप ऐड कर दोगे और आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो y1 की जो वैल्यू है वो अभी हमने लिखी क्या, फंक्शन 1 ऑफ x माइनस vt, प्लस y2 की वैल्यू हो जाएगी सेकेंड फंक्शन ऑफ x माइनस vt एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ तक, प्लस fn ऑफ x माइनस vt। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, अभी इसका हम डायग्राम वगैरह बनाकर भी समझेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि हाँ भाई जितने भी फंक्शंस हैं वो ऐड हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं ऐड। यस मैम। ठीक है, तो एक तरीके से रिजल्टेंट आप समेशन के टर्म्स में भी लिख सकते हो। इट इज समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर n f i x माइनस vt। इज दिस ऑल्सो ओके? यस मैम। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल देखते हैं ताकि समझ में आए थोड़ा मामला ये। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यार अच्छे बच्चों, तुम जेन्युइनली अच्छे बच्चे हो, ऐसे शरीफ बच्चे हो। ठीक है, तो चलो अब एग्जांपल कंसिडर करते हैं। एग्जांपल में ना हम सबसे बेसिक वेव्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, मैं बोल रही हूँ अगर आपके पास 2 वेव्स है, बेटा किसी का अनम्यूटेड है, कोई कुछ डाउट वगैरह है क्या अभी तक? एक बार म्यूट कर लो अपने आप को बच्चों, वरना बाकी बच्चों को सुनाई नहीं देगी आवाज। एक सेकंड रुको, लेट मी चेक। चंचल बच्चे का अनम्यूटेड था। चंचल बच्चे के साथ में 2 नाम आ रहे हैं, चंचल एंड चिंकी, दैट इज इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे क्लास में चंचल है या फिर चिंकी है, एक बार ये भी बताओ।
ठीक है, तो सपोज बेटा आपके पास दो वेव्स हैं जिनका सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मैं बोल रही हूँ सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, जिनकी सेम वैल्यू ऑफ के है, के क्या होता है आपका एंगुलर वेव नंबर भी सेम है, ठीक है, और जिनका सेम एम्पलीट्यूड है, एंड दे आर ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड, ठीक है, सब कुछ सेम कर दिया मैंने, आपका काम बहुत आसान कर दिया। दे आर ट्रैवलिंग विद सेम स्पीड, सेम स्पीड भी है, सेम स्पीड तो होगी ना, अगर ओमेगा और के कांस्टेंट है तो स्पीड भी तो सेम ही हो गई। दे आर ट्रैवलिंग विद सेम स्पीड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन दे आर ट्रैवलिंग, एंड उनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस है, एंड हैव फेज डिफरेंस, एंड हैव फेज डिफरेंस ऑफ फाई, ठीक है, कुछ फाई का उनके बीच में फेज डिफरेंस है। तो इन दोनों की इक्वेशन मैं लिख सकती हूँ, इक्वेशन लिखनी तो आई गई अब सब बच्चों को। y1 कुछ हो जाएगा मेरे पास a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वो प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों का ऑपोजिट होना चाहिए, क्या कहते हैं उसका, दोनों का साइन ऑपोजिट होना चाहिए। और y2 मैं लिख सकती हूँ, y2 का भी सब कुछ सेम है, खाली फेज डिफरेंस है उसमें, तो y2 को मैं लिख सकती हूँ a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। इज इट ओके टिल हियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो नाउ इफ आई एम अप्लाइंग दी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इफ आई यूज दी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर मैं यहाँ पर लगाती हूँ तो बड़ी सिंपल सी चीज बोलता है यार सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि जो रिजल्टेंट वेव होगी इट विल बी y1 प्लस y2, है ना, तो y1 प्लस y2 का क्या मतलब है, एम्पलीट्यूड अगर मैं कॉमन ले लूं मेरे पास आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। इज दिस ओके? यहाँ तक Yes, क्लियर ma'am. है बेटा? चलो वेरी गुड। अब यहाँ पर लगेगी आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो उस आइडेंटिटी को सब बच्चे नोट डाउन कर लो। क्या आइडेंटिटी लगती है? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसमें साइन ए प्लस बी भी कर सकते हो, ए प्लस साइन बी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है बेटा, तो इस सिचुएशन में मेरे पास अल्फा क्या है, मेरे पास अल्फा है ओमेगा टी प्लस, क्या लिखें, ओमेगा टी नहीं माइनस था ना, मेरे पास अल्फा की वैल्यू सपोज हो गई ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, और बीटा की वैल्यू हो गई ओमेगा टी, एक सेकेंड, बीटा की वैल्यू हो गई मेरे पास ओमेगा टी माइनस के एक्स। इज दिस ओके? Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं रिजल्टेंट वैल्यू कितनी लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय ए, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो बाहर है ही, कॉस वाली टर्म को पहले लिखते हैं क्योंकि वो छोटी है, इन दोनों को माइनस करूंगी तो ये ओमेगा टी के एक्स दोनों कट जाएंगे, बचेगा खाली कॉस ऑफ 5/2। ठीक है, और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन की टर्म, साइन की टर्म कितनी आएगी, इन दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 ओमेगा टी है वो ओमेगा टी रह जाएगा, 2 के एक्स है वो आपके पास के एक्स रह जाएंगे, प्लस 5/2। दिस विल बी द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन गाइस, right? Is this also okay? This will be the resultant expression. ठीक है, so you can Yes, see that. समझा दीजिए, क्या बेटा? एक बार दोबारा समझा दीजिए। अच्छा, आपको सबसे पहले बताओ वो पिछली वाली स्लाइड समझ में आई कि दोनों को हमने ऐड करना है? यस मैम, ये समझ ठीक है, आया। तो यहाँ पर एक तरीके से साइन अल्फा प्लस बीटा को, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा को ही तो ऐड कर रहे हैं ना, अल्फा की वैल्यू हो गई कुछ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, बीटा की वैल्यू हो गई ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये आइडेंटिटी लगा दी बच्चा, अगर मैं ये आइडेंटिटी लगाती हूँ, अल्फा की वैल्यू हो गई ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, बीटा है ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ए तो मेरे पास आ ही जाएगा क्योंकि एम्पलीट्यूड बाहर कांस्टेंट था। बचेगा क्या, कॉस में है अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, तो अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ओमेगा टी के एक्स कट जाएगा, खाली 5/2 बचेगा, तो कॉस 5/2 हो गया। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा टी माइनस 2 के एक्स प्लस 5, जब इसको डिवाइडेड बाय 2 कटोगे ये बचेगा, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ना बेटा? ओके मैम, समझ आ गया। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो यहाँ पर अब आप देखो कि आपके पास जो रिजल्टेंट वेव आ रही है उसका एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, 2a cos 5/2। ठीक है, और आप फेज एंगल की अगर बात करते हो, ठीक है, फेज एंगल की अगर आप बात करते हो तो वो आपके पास रिजल्टेंट वेव का 5/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, मतलब समझो, अगर मेरी दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 0 है, अभी इसका डायग्राम भी बनाएंगे, अगर मेरी दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 0 है
तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी सोचो, cos 5/2 हो जाएगा 1, क्योंकि cos 0 हो जाएगा, तो 2a, और यहां से फाई आपका हट जाएगा, 2a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। मतलब मेरे पास जो वो दोनों वेव्स थी वैसी सेम वेव आ गई, बस उसका एम्पलीट्यूड डबल हो गया। ये चीज दिख रही है, विजिबल है? Yes. ठीक है। और अगर अब मैं बोलूं कि मेरा फेज जो है, फेज डिफरेंस दोनों के बीच में पाई का है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी y की? y की वैल्यू भाई cos π/2 0 होता है, तो y की वैल्यू डायरेक्टली 0 आ गई। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. अब इसको डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया तो अब इसको थोड़ा डायग्राम से समझो। इसका डायग्राम बढ़िया है, उससे बच्चों को अच्छे से दिखाई देता है। मैम cos 5/2 हाँ, 0 कैसे? cos π/2 मतलब cos 90 डिग्री। क्या होता है 90 डिग्री cos? मैम π/2 हाँ, तो π/2 मतलब 90 डिग्री हो गया ना बच्चा। मैम वो जो ब्लू कलर से उसमें फाई लिखा है ऊपर। हाँ हाँ, तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि अगर दोनों के बीच में फेस डिफरेंस पाई का हो, तो फाई की वैल्यू पाई के बराबर हो जाएगी ना बेटा। तो यहाँ पर हम जब वैल्यू पुट इन करेंगे तो मेरे पास cos π/2 बन जाएगा, वो 0 नहीं हो जाएगा। यस मैम, ओके। ठीक है, समझ में आया बेटा? यस मैम। ऑलराइट, वेरी गुड। तो अब इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास दो सिचुएशन है। अरे यार, ये बहुत टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बन रही हैं, बड़ी मेहनत लगती है सीधी लाइन बनाने में। ठीक है, आप लोगों की कॉपी पे बड़ी सिंपली बन जाती है, मुझे बड़ी जेलसी होती है, और ऊपर से थोड़ा परफेक्शन वाला काम मुझे पसंद है। मैं चाहती हूँ कि लाइनें वगैरह सीधी बने। ठीक है, ये आपका x है, ये आपका y है। एक और केस पहले ही बना देती हूँ। ठीक है, एक और केस है आपके पास, ये आपका x है, ये आपका y है। ठीक है, तो पहली वेव मैं बना रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो किस कलर से बना है, व्हाइट से बना देते हैं। सपोज आपके पास कुछ इस तरीके से छोटी सी वेव है, छोटी सी वेव बनाई है। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास इसी तरीके से ये वेव है। अगर एक आपके पास वेव है जिसके बीच में फेज डिफरेंस नहीं है, इफ फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0, so that means that you will have a wave directly on top of this, है ना? अगर फेज डिफरेंस मैं बोल रही हूँ 0 के बराबर है, तो जो आपके पास वेव रहेगी वो डायरेक्टली इसके ऊपर रहेगी। ठीक है, यस मैम। इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पर हमने क्या देखा था कि रिजल्टेंट के केस में क्या होता है कि दोनों की दोनों वेव्स ऐड हो जाती हैं। मतलब अगर ये वाला जो एम्पलीट्यूड है आपका, दिस एम्पलीट्यूड इज a एंड दिस इज -a, तो अगर मैं अब रिजल्टेंट वेव फॉर्म बनाऊंगी x और y का, तो मेरे पास रिजल्टेंट वेव फॉर्म कुछ ऐसे आएगा, है ना? सब कुछ मेरे पास बिल्कुल सेम रहा, बस मेरा जो एम्पलीट्यूड है वो डबल हो गया। जो मेरा एम्पलीट्यूड की वैल्यू है, यू गाइस कैन सी इन दिस केस एज वेल, दैट एम्पलीट्यूड इज 2a. Is this okay? Can you imagine this in phase difference 0? Yes, ma'am. Very good. Now let's talk about if there is a phase difference of pi. Pi का phase difference मतलब अगर मैं एक ऑसिलेशन को मैप करूं, तो पाई का फेज डिफरेंस मतलब आधी ऑसिलेशन हो चुकी। तो ये जो दूसरी वेव आएगी, ये कुछ यहां से शुरू होगी, फिर ये यहां पर नीचे कुछ आएगा, यहां पर आएगा, है ना, यहां पर आएगा। इस तरीके से वेव आएगी जो दूसरी वेव आएगी, अगर पाई का फेज डिफरेंस है तो यहाँ पे तो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है ना कि जो रिजल्टेंट वेव है वो 0 आ जानी चाहिए। दिख रहा है, डायग्राम सही दिख रहा है कि मैम अब जो x और y आना चाहिए वो रिजल्टेंट वेव फॉर्म जो है वो 0 आ जाना चाहिए। तो इस केस में जो आपका y की वैल्यू है वो 0 आ जाती है। इज इट ओके गाइस? समझ में आई? एक 0 हो जाएगी। 2a आएगी और एक एक करके बेटा। हाँ बोलो, अब कोई तो बोलो। मैम ये कह रहे हैं फर्स्ट वाले केस में आप कह रहे हो y की वैल्यू 2a आएगी और सेकंड वाले में 0 आ जाएगी। y की वैल्यू 2a नहीं आएगी, y की वैल्यू आएगी 2a sin ओमेगा t माइनस kx। तो एम्पलीट्यूड आपका डबल हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा वेव में, है ना बेटा? तो फर्स्ट वाले केस में आप देख सकते हो कि अगर फाई 0 है, मेरे पास दो वेव्स हैं वो डायरेक्टली ऐड हो रही हैं और मेरे पास एम्पलीट्यूड 2a का बन रहा है। सेकंड वाले केस में क्योंकि फेज डिफरेंस आपका पाई का है, तो दोनों की दोनों ये वेव्स उल्टी बन रही हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अभी तो हमने देखा ना ये फॉर्मूला से भी कि अगर का फेज डिफरेंस पाई के बराबर है तो y की वैल्यू 0 आती है। इज इट ओके बच्चा? यस मैम। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? आगे चलूं?
ठीक है, तो बेटा ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव है, इसकी एप्लीकेशंस हैं 4 एप्लीकेशंस हैं वैसे, बट एक एप्लीकेशन तो हम आज ऐसे 5 मिनट में ही खत्म कर लेंगे। इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं मेजर। पहली एप्लीकेशन है आपकी स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव सुना होगा ना सब बच्चों ने क्लास में, जिन जिन्होंने करा है ये चैप्टर। स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स सुना ही नहीं सुना? सुना है मैम। सुना है बेटा? तो इसमें क्या होता है, आपके पास 2 रिजिड सपोर्ट होते हैं, उसके बीच में आपकी वेव बन रही होती है, तो वो वेव जाती है, उसी पे रिफ्लेक्ट हो जाती है और आपके पास एक स्टेशनरी वेव बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की वेव हम अभी कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल की क्लास नहीं, मंडे को पढ़ेंगे अब। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन होती है इसकी बीट्स की। ठीक है, एक जो एप्लीकेशन आई वो इसकी बीट्स की एप्लीकेशन आई, तो बीट्स भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो बीट्स का मतलब है कि अगर 2 वेव्स आपकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की हैं जो आपकी सुपर इम्पोज करी है, तो उस केस में क्या होता है। और तीसरी जो एप्लीकेशन रहती है दैट इज इंटरफियरेंस ऑफ वेव। तो इंटरफियरेंस में आप लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के बाद में पढ़ते हो। फॉर्चुनेटली इसका टॉपिक जो है वो हमें अभी इस क्लास में कवर नहीं करना, ये वाला टॉपिक आप 12th में पढ़ो। ठीक है बेटा, अभी हमें इस वाले चैप्टर के अंदर स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव को अच्छे से समझना है और हमें बीट्स को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में अभी हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, अभी हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के बारे में बात करेंगे। मैम राइट, सही से वर्क नहीं कर रही। अभी आ गई बेटा? यस मैम। ऐसे बच्चे कंप्लेंट करते हैं तो स्क्रीन डर जाती है, देखो मेरी। ठीक है बेटा, तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं इसकी, स्टेशनरी वेव और बीट्स वाली एप्लीकेशन के बारे में हमें अभी पढ़ना है। ऑल राइट, वेरी गुड। अब आ जाओ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के टॉपिक पे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव आपने कभी देखा है अपनी खुद की आंखों से, या फिर सुना हो? साउंड वेव भी तो है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का कोई एग्जांपल आ रहा है दिमाग में? मैम लाइट अगर हम मिरर पे डालें हाँ, तो लाइट रिफ्लेक्ट करती है ना, तो लाइट भी तो आपकी ईएम वेव ही है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में लाइट का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर मैं आपकी साउंड की बात करूं तो एको सुनी है सब बच्चों ने? यस मैम। है ना, एको भी सुनी है मैम। तो मैम हमें तो पता है रिफ्लेक्शन क्या होती है, तो वही तो होती है ना रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, अगर आपकी कोई भी वेव है, देन अ वेव इज इंसिडेंट, आपकी ये वेव किसी बाउंड्री पे इंसिडेंट है, इज इंसिडेंट ऑन अ बाउंड्री। when your wave is incident on your boundary separating two media, separating two mediums, जैसे किसी भी 2 मीडियम को सेपरेट कर सकती है ना यार, separating two medium, a part of it gets reflected, bounce back हो जाता है। ठीक है, जैसे आप अगर किसी रूम में हो, खाली रूम में हो, तो आप देखते हो कि आवाज आपकी एको कर रही है ना, a part of it gets reflected। ठीक है, कुछ इसका जो पार्ट होता है वो आपका रिफ्लेक्टेड हो जाता है इनटू द इनिशियल मीडियम, जो आपका इनिशियल मीडियम है उसी के अंदर आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है, और जो बचा हुआ पार्ट है उसमें से थोड़ा सा आपका अब्सॉर्ब हो जाएगा और बचा हुआ आपका ट्रांसमिट हो जाता है। एंड रिमेनिंग, जो आपकी रिमेनिंग वेव है, इज एब्सॉर्ब्ड एंड पार्शियली ट्रांसमिटेड। ठीक है, पार्शियली तो वो एब्सॉर्ब हो जाती है और पार्शियली ट्रांसमिट हो जाती है। साउंड वेव भी तो होती है ना, जैसे मैं अभी बंद कमरे में आप लोगों को क्लास ले रही हूँ, तो मेरी कुछ आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट बैक करके आ रही है, और बाकी बची हुई जो आवाज है वो भाई मेरे पूरे घर में लोगों को सुनाई दे रही है, मैं इतना तेज तेज बोल रही हूँ, है ना। तो कुछ जो बची हुई आवाज है वो तो मेरे पास रिफ्लेक्ट बैक होके आ ही गई, एको भी आ जाती है। ठीक है, बची हुई जो आवाज है वो पूरे घर के पास जा रही है क्योंकि वो मेरे रूम से बाहर निकल के ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है बेटा, तो ये जो ट्रांसमिटेड वाली वेव है, ये जो ट्रांसमिटेड वाली वेव होती है, इसको हम रिफ्रैक्टेड वेव भी कहते हैं, इसको आप रिफ्रैक्टेड वेव भी कहते हो। इज दिस ओके गाइस? यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम क्लियर है। ठीक है, ये तो सिंपल सा टॉपिक है। अब आ जाओ थोड़ा सा ऐसे इमेजिनेशन वाले टॉपिक में। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल एग्जांपल दूंगी आप लोगों को, यही एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में भी है। आई थिंक स्क्रीन फिर से रुक गई है, स्क्रीन ऐसे सही टाइम पे रुक रही है वैसे, विजिबल है बेटा? यस मैम। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर एक एग्जांपल लो आप कि आपके पास एक स्ट्रिंग है जो एक फिक्स्ड एंड से भरी हुई है। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्शन वाला केस है ना, इसके अंदर आपके 2 केसेस बनते हैं। पहला होता है रिजिड बाउंड्री का, दूसरा होता है ओपन या फिर फ्लेक्सिबल बाउंड्री। तो अभी हम बात कर रहे हैं रिजिड बाउंड्री की। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं रिजिड बाउंड्री की। तो रिजिड बाउंड्री के केस में क्या होगा, अब आप अपनी रस्सी को इमेजिन करो। सबसे पहला जो हमने बचपन में एग्जांपल लिया था पिछली क्लास में, फर्स्ट क्लास में वेव्स की, कि इस तरीके से किंक बन गया,
ठीक है, कृतिका बच्ची है, वहां पे रस्सी है उसके हाथ में, एक रस्सी उसकी दीवार से बंधी हुई है, उसने खाली ऐसे एक बार उसको फ्लिक करा तो इस तरीके की वेव बन जाएगी। ठीक है, ये वेव आपकी आगे जाएगी, यही वेव आपकी इस एंड पे पहुंच जाएगी। ठीक है, इस एंड तक आपकी ये वेव पहुंच गई। जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती है तो ये रिफ्लेक्ट बैक कैसे होती है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होती है। ये दिख रहा है, विजिबल है सब बच्चों को? एक बार फिर से भी ड्रॉ कर देते हैं। Yes, ma'am. विजिबल है बेटा, इस तरीके से आपकी वेव रिफ्लेक्ट होती है। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि अगर आपकी कोई पल्स है, ठीक है, आई एम कंसिडरिंग जस्ट अ पल्स, वेव आपकी इस डायरेक्शन में थी, ये आपकी इंसिडेंट थी, दिस वाज योर इंसिडेंट वेव। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है रिफ्लेक्शन के बारे में कि वो ना स्नेल्स लॉ पूरा फॉलो करती है, और इस डायरेक्शन में आप देख सकते हो कि अब आपकी रिफ्लेक्टेड वेव है। तो रिफ्लेक्टेड वेव में ना दो चीजें हुई हैं, एक तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई ऑब्वियसली, और आपकी फेज का भी कुछ डिफरेंस आया है। ठीक है, सो अ पल्स ट्रैवलिंग, इफ यू आर हैविंग अ पल्स व्हिच इज ट्रैवलिंग अलोंग, अ पल्स ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेच स्ट्रिंग है जिसके अलोंग आपकी पल्स ट्रैवल कर रही है, a pulse traveling along a stretched string gets reflected back to the boundary, जो हम देख सकते हैं, back to the boundary थोड़ी होगा, चलो back to the boundary। ठीक है बेटा, इस तरीके का आपका होता है सिचुएशन। यहाँ पर आप देख सकते हो बैक टू द बाउंड्री की जगह हम लिखते हैं बैक फ्रॉम द बाउंड्री, दैट विल मेक मोर सेंस। ठीक है, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द बाउंड्री। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक तो आपका फेज डिफरेंस आ जाता है। कैन यू सी दैट देयर इज सम फेज डिफरेंस व्हिच इज कमिंग हियर, है ना, क्योंकि आपकी वेव पहले सीधी थी अब उल्टी हो गई है भाई, तो पाई का फेज डिफरेंस आ गया है। फेज डिफरेंस ऑफ पाई गेट्स इंट्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम, ऑल्सो योर डायरेक्शन गेट्स इन्वर्टेड, डायरेक्शन गेट्स इन्वर्टेड। यही दोनों चीजें हो रही हैं। Yes, ma'am. मैम ठीक है, दिस इज ऑल्सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स के फॉर्म में एक्सप्लेन करूं, हाँ बेटा, वेलोसिटी आपकी सेम रहती है, वेलोसिटी हम नहीं बोलते चेंज होएगी, वेलोसिटी आपकी हम सेम बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमने देखा कि ये आपकी इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव है ये आपकी, और आपकी रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो पहले इस तरीके से है, रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, तो इंसिडेंट वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है, मतलब इंसिडेंट वेव के केस में मेरे पास ओमेगा टी माइनस के एक्स आना चाहिए। हाँ बेटा, अभी दिखा देती हूँ कृतिका। और इस केस में मेरे पास ओमेगा टी प्लस के एक्स आना चाहिए रिफ्लेक्टेड वाले केस में। सबसे पहले ये चीज समझ में आई कि रिफ्लेक्टेड वाले केस में ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। और यहाँ पे आपके पास जो इंसिडेंट वाला केस है उसमें आपके पास ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। Yes, तो यहाँ ma'am. पे आप देख सकते हो कि ये वाली जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये मैंने अपनी इंसिडेंट वेव के लिए लिखी है, दिस आई हैव रिटन फॉर इंसिडेंट वेव। तो रिफ्लेक्टेड वेव के केस में जो इक्वेशन है उसमें एक तो आपके पास पाई का फेज डिफरेंस आ गया है, और दूसरा आपके पास ओमेगा टी प्लस के एक्स आ गया है। तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ये क्लियर है सब बच्चों को कि ये क्यों हुआ? यस मैम, ये क्लियर है। राइट, एक बार पिछली वाली स्लाइड देख लो कृतिका बच्चों, यहाँ पे भी क्लियर है तो बताओ, फिर इसकी एक एनिमेशन दिखाती हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैम क्लियर है। क्लियर है बेटा? चलो अब ये एनिमेशन देखो कि इंसिडेंट रे कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये समझ में आई? सो दिस इज हैपनिंग व्हेन यू आर हैविंग अ फिक्स्ड बाउंड्री, ये फिक्स्ड बाउंड्री के केस में हो रहा है। यहाँ पे आपका एक फेज डिफरेंस आ जाता है, कितने का देखा हमने फेज डिफरेंस आता है आपके पास पाई का। ठीक है, ऑब्वियसली द डायरेक्शन इज गेटिंग ऑपोजिट, बट आपके पास पाई का 180 डिग्री का फेज डिफरेंस भी आ रहा है। मूविंग ऑन, अब जो अगला सिचुएशन होता है पहले उसको समझो उससे एनिमेशन से। इस वाले केस में वी विल टॉक अबाउट अ, सपोज यू हैव अ फ्लेक्सिबल बाउंड्री, सपोज यू हैव फ्लेक्सिबल बाउंड्री। ठीक है, अब आपके पास फ्लेक्सिबल बाउंड्री है, या आपके पास ओपन एंड भी हो सकता है। अगर आपके पास फ्लेक्सिबल बाउंड्री है और यू आर हैविंग एन ओपन एंड और एन ओपन बाउंड्री, तो इस सिचुएशन में समझो क्या होता है, इस सिचुएशन में समझो क्या होता है। ये आपकी फ्लेक्सिबल बाउंड्री थी, वेव आपकी ऐसे ही वापसी आ गई, डिफरेंस दिखाई दिया दोनों में? कैन यू सी द डिफरेंस? चेंज भी नहीं होगा, लाइक पाई, वो पाई भी नहीं जुड़ेगा इसके अंदर। वेरी गुड, तो यहाँ पर यही डिफरेंस है बेटा,
कि इस सिचुएशन में आपका जो फेज डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 0। स्क्रीन स्टक है क्या? एनिमेशन नहीं चल रही? इतनी बढ़िया एनिमेशन लगाई है मैंने। कृतिका विजिबल है बेटा? है विजिबल है? मैम, विजिबल है। विजिबल है, ठीक है बेटा, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इस सिचुएशन में? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी फ्लेक्सिबल बाउंड्री थी क्योंकि, तो इस सिचुएशन में आपकी जो वेव है वो एज इट इज वापसी आ गई। आपकी वेव की डायरेक्शन जरूर चेंज हुई बट आपका फेज डिफरेंस कुछ नहीं आया। तो जब मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ तो यहाँ पर मैं इसका फीचर यही लिखती हूँ कि इस सिचुएशन में वी आर हैविंग नो फेज डिफरेंस। ठीक है, इस सिचुएशन में वी आर हैविंग नो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस मेरा 0 के बराबर रहता है। सो यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन लिखूंगी आपकी, तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन जो होगी वो सेम ही इक्वेशन होगी। इंसिडेंट वेव की इक्वेशन आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। और अब अगर मैं रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखती हूँ, इफ आई एम राइटिंग द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, बस डायरेक्शन का चेंज हुआ है क्योंकि आपकी वेव पॉजिटिव एक्स से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रांसफर हुई है। फेज डिफरेंस इस केस में 0 रहता है। यहां तक क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. चलो वेरी गुड। तो अब इसकी अगली क्लास का जो टॉपिक हमारा बच गया है दैट इज ओनली ऑफ स्टैंडिंग वेव एंड बीट्स। तो वो टॉपिक भी नेक्स्ट क्लास में हम खत्म कर देंगे। उसके बाद हम एक क्लास हमें शायद और मिलेगी, उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के एंड वी विल फिनिश दिस चैप्टर। जो डॉपलर इफेक्ट वाला पोर्शन है वो आपका सीबीएसई से कट है बट आपका आईआईटी जेई के अंदर वो आता है, आईआईटी और नीट के अंदर। तो वो वाला टॉपिक हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. Very good. So that's all for today, guys. Bye bye.